जय हिंद एवरीवन। और कैसे हो आप लोग। और हमने पिछली वीडियो में अपना फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म की थी। उससे पहले आज हम अपना प्रेसिडेंट शुरू करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट शुरू करने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर, नीचे ही लाल कलर का बटन दबा दो और बेल आइकन कर दबा दो। क्यों पता नहीं क्यों, बस दबा दो यार। सो हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 के ऊपर। जो पार्ट 5 जो है हमारा किसके बाद बात करता है, द यूनियन के बारे में। यूनियन में क्या आता है, द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव कौन, जो कि लॉस को इम्प्लीमेंट करता है। लॉस को इम्प्लीमेंट करने में सबसे ऊपर नाम किसका जाएगा जब भी हम सोचेंगे, वो हमारे होंगे दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसकी थोड़ी एक दो पार्ट्स होंगे क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन जाएगी अगर एक ही गो में बताऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रेसिडेंट के ऊपर। सबसे पहले द प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वो कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन किसके, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्यों डाल दिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक जॉब नहीं है। कहीं तुम सोचो सर ये गवर्नमेंट जॉब है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये क्या है, ये एक सर्विस है। ये एक सर्विस है, क्या नहीं है, जॉब नहीं है। और इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, रिजर्वेशन नहीं होती है, क्योंकि एक ही तो सीट है, इसमें रिजर्वेशन किसको देंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, किस कौन, द प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो हम एक एक करके अपने आर्टिकल पढ़ते हैं जो इससे रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम आर्टिकल 52 पढ़ते हैं। इसके अगर हम पढ़े, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कह रहे हैं कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि आर्टिकल 52 ये स्टेट करे कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। ये क्या है, कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है कि एक पोस्ट होना ही, मतलब प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम आर्टिकल नंबर 53 के बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 53 क्या बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या आ जाती है, जैसे कोई भी एक्ट है वो क्या हुआ, राज्यसभा एंड लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद लास्ट जो एंड होगा, मतलब जो वो तभी जो एक्ट है वो, नहीं बिल, एक्ट कह रहा हूं मैं, कोई बिल है वो तभी एक्ट पर बन पाएगा जब उस पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस पे साइन कर देंगे, तब जाके वो बिल क्या होगा, एक्ट बनेगा। अगर जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल एक्ट नहीं होगा। तो ये क्या एक टाइप से एग्जीक्यूटिव पावर है। उसके बाद इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सरसाइज की जाती कैसे, डायरेक्टली, मतलब वो चाहे तो खुद डायरेक्टली उन पावर को यूज कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली, या इनडायरेक्टली उन पावर को यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली के अंदर कैसे आएगा, जैसे कि मान लो उनके अंडर कोई बंदे, उनके अंदर जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये सब चीजें होगी, तो वो कहेंगे कि हाँ ये चीजें इंप्लीमेंट करवानी है, ऐसे ऐसे कह के प्रेसिडेंट एडवाइजरी जारी कर सकता है। तो जो उनके अंडर जो वर्क करे वो उन पावर्स को यूज कर, मतलब उनकी मतलब गाइडेंस तो प्रेसिडेंट के हिसाब से ही मिली है ना। तो प्रेसिडेंट के जो काम है वो करवा सकते हैं अपने इन, अपने जो अंडर वर्कर्स हैं या फिर अपने अंडर का जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा डायरेक्टली, जैसे खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करके। जैसे बिल के ऊपर ने साइन नहीं किया, उनकी खुद की पावर है, भाई हमें नहीं साइन करना, मुझे बिल पसंद नहीं आया तो साइन नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन। ठीक है, एक टाइप से मान लें क्या यही कहलाते ही है। तो जो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की, आर्टिकल नंबर 54 ना, तुम इसे मार्क कर लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात होती है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से लोग हैं या कौन है जो इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं और कौन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखना। पहली चीज, इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, एक दो। तीसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के अंदर क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। तो काउंसिल वाले वोट नहीं कर सकते, कौन वोट कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। तो ये हो गए तीन, यहां तक तीन क्लियर है। बट 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जो कि कब आया था, 1992 में। उसने कहा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली,
मतलब दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते। तो ये याद रखना, फोर्थ ये हो गए कौन, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के लोग, स्टेट असेंबली, ठीक है। दिल्ली और, क्योंकि दोनों के दोनों एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, बट स्टिल उन्हें एक दर्जा दिया गया कि इन दोनों के जो स्टेट असेंबली के मेंबर्स हैं वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 70th अमेंडमेंट में है, आ जाता है, इसलिए आर्टिकल 54 इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम आर्टिकल नंबर 55 की बात करते हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हें अगर नोट्स बनाने हो अच्छे से देख दाख के पढ़ना हो, बट मैं अगर ओवरले दूं तो इसमें क्या है, एक टाइप से इलेक्शन की बात की गई है कि किस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप और हम जाके इसमें वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसमें वोट कौन देता है, हमने और आपने, जो एमपी एमएलए ये सारे जो सेलेक्ट किए हैं बंदे, जो इलेक्ट हमने किया है, वो आगे प्रोसीड करते हैं। सोचो इतनी बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन है, वी आर द टॉप कंट्री इन द नेम ऑफ पॉपुलेशन, और फिर हम जाके एक बंदे को वोट कर रहे होंगे तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा मैनेज करना। इसलिए क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो हमारे वोट करके विन हुए बंदे हुए हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। दूसरा, ये एक सीक्रेट बैलेट पेपर इलेक्शन होता है, इसमें पता नहीं चलता कौन किसने क्या वोट कर गया है, ठीक है। एक सीक्रेट पेपर होता है, मतलब एक तरह से सीक्रेट तरीके से होता है। उसके बाद थर्ड, इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी, ठीक है, यहां लिख देता हूं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें क्या होता है, एसटीवी में क्या होता है, मान लो 3 कैंडिडेट है, ए बी और सी, और वोट पड़ने वाला है टोटल, मान लो, हाँ चलो, इसे मिल गए हैं 8 वोट, एक हम एजम्पशन लगा मान रहे हैं, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए, 5 वोट चाहिए। तो ए के पास जो एक्स्ट्रा 3 वोट है ना, और इसके पास कितने, इससे मिले 4 वोट, तो ए के पास जो एक्स्ट्रा 3 वोट है वो इसे पास ऑन कर दिए जाएंगे बी को। अब बी के पास टोटल कितने हो गए, टोटल बी को 7 मिल गए। अब बी के पास कितने एक्स्ट्रा वोट है, 2 वोट। अब मान लो सी के पास कितने हैं, 2 ही वोट है, तो ये 2 एक्स्ट्रा वोट इसे मिल जाएंगे। अब इसके पास हो गए 4, टोटल 4 हो गए, बट ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आप इतना बेसिक तरीके, मतलब बेसिक से तुम यही जान लो कि ऐसा ऐसा होता है। तो अब इसमें क्या हुआ, ए और बी क्वालिफाई कर गए और सी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब जो एक्स्ट्रा वोट होता है वो दूसरे बंदे को दे दिया जाता है, ठीक है, अदर्स को। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से कौन कौन इलेक्ट होता है, एक प्रेसिडेंट, क्योंकि हम अभी प्रेसिडेंट की बात करें, फिर वाइस प्रेसिडेंट इसी तरीके से इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो एसटीवी से ही इलेक्ट होते हैं। बट एक चीज याद रखना, राज्यसभा में ना ओपन बैलेट पेपर होता है, ओपन बैलेट पेपर वोट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट पेपर वोट होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जितने भी एमपी एमएलए होते हैं, मतलब ये चलो छोड़ो वो चीज छोड़ो। आर्टिकल नंबर 55 क्लियर है। अब आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है, वो बात करता है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की। ऑफिस मतलब प्रेसिडेंट कितने साल तक अपने जो ये ऑफिस है वो संभाल सकता है। यहां लिख देता हूं, पहला 5 साल के लिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा कि 5 साल के लिए ही जब भी इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, या फिर लोकसभा के मेंबर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। पंचायत हो गया आपका, ये सब 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना हुआ, मान लो प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे अब प्रेसिडेंट की कुर्सी पे नहीं बैठना, मुझे रिजाइन देना है, तो किसे देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और एक और चीज याद रखना, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देना हुआ तो वो किसे देगा, प्रेसिडेंट को देंगे। और अगर जब यहाँ पे देखो इस चीज में लिखा है सी में, कहाँ लिखा है, कहाँ नॉट एक्सपेरिमेंट, नहीं ये 2 में लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया है और वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, लोकसभा के जो स्पीकर होगा, ठीक है, उसे इन्फॉर्म करेगा, उसे बताएगा कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया है। यहां तक 56 में यही चीज मेंशन है, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल नंबर 57 में
57 क्या बात करता है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन या फिर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। इसमें क्या करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने भी बार, मान लो कि ये मोनू है, ठीक है, मोनू क्या हुआ, प्रेसिडेंट बन गया, अब ये वापस री इलेक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अगर ये जीत रहा है, दोबारा जीत गया, दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता है, दोबारा जीत गया, दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता है, समझो, जब तक ये जीतता है तब तक पार्टिसिपेट कर सकता है। बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि जब तक उसका री इलेक्शन का टाइम होता है, या तो वो हार जाते हैं, ठीक है, या तो उनकी एज 65 प्लस हो जाती है, तो ये चीजें 65 प्लस होने के बाद वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 65 ही एज मानी जाती है इलेक्शन के लिए। तो यहाँ तक बात खत्म होगी 57 की, आर्टिकल 57 यहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर आर्टिकल नंबर 58 आता है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, किसकी, प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन, मतलब प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनलेस ही इज, क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, उनकी उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए, ही हैज कंप्लीट, कहीं वो 34.5 वो कह रहे हो मैं 35 का, नहीं, उन्हें एग्जैक्टली 35 से ऊपर होने चाहिए या 35 हो जानी चाहिए, कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, तब जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट, नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही शैल नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि एक टाइप से उनके पास कोई, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिखा तो है, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के पास कोई प्रॉफिट, मतलब कोई ऑफिस नहीं होनी चाहिए जिससे उन्हें मतलब एक टाइप से प्रॉफिट मिल रहा हो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आए, ठीक है, और उनकी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब कि लोकसभा की जो भी क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया में बंदा होना चाहिए, तभी जाके वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ सकता है। अगर वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ सकता है तभी जाके प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन लड़ सकता है, अगर वो लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सिंपल सी बात है। क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर पा रहे तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 58 में है। 58 में सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र खत्म हो जानी चाहिए, लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हो, और उसके बाद वो कोई प्रॉफिट, मतलब एक क्या कहते हैं उसे, ऑफिस जो प्रॉफिट अर्न करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो होल्ड ना करता हो, तभी जाके वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट मतलब क्वालिफाई कर सकता है। अब जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 59 की, 59 क्या बात करता है, 59 कहता है कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि ऑफिस का जो मतलब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें के बारे में 59 बात करता है। जो प्रेसिडेंट है, एक मिनट, हाँ देखो, अब क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन यहाँ कोने पे लिख देता हूँ, पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि वो किसी भी हाउस का पार्ट, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं वो लोकसभा की भी सीट ले रहा है और फिर प्रेसिडेंट की भी सीट लेके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो लोकसभा की सीट पे है तो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, अगर प्रेसिडेंट की सीट पे तो लोकसभा की सीट उसे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड क्या बात करता है कि उस कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास, ठीक है, कि उसके पास कोई भी ऑफिस जो प्रॉफिट दे उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो उसके पास नहीं होना चाहिए। और जब भी वो कोई भी बंदा प्रेसिडेंट बनता है, क्या होता है, प्रेसिडेंट बनता है, उसे क्या मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस, ऑफिस, ठीक है, वो स्टाफ, ये सारी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, एक्सेप्ट जो भी चीजें प्रेसिडेंट को, ये सारी बेनिफिशियरी, ये सारी चीजें मिलेंगी। फिफ्थ, हिज उनका रहने का घर कौन सा होगा, ऑफिशियल रेसिडेंस कौन सी होगी, ऑफिशियल रेसिडेंस क्या होगा उनका ऑफिशियल रेसिडेंस, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन क्या होगा उनका ऑफिशियल रेसिडेंस का इलाका होगा, ठीक है। पेंशन उनके स्पाउस को मिली जाएगी, प्रेसिडेंट मतलब अगर उनके जैसे प्रेसिडेंट है वो अगर उनकी डेथ हो गई
तो किसे मिली जाएगी उनकी पेंशन के, जैसे कोई वाइफ हो गई, उन्हें पेंशन मिली जाएगी अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। बट एक केस में, अगर कि वो उस सीट पे मौजूद है तभी, अगर नहीं, मान लो कि अगर उन्हें रिजाइन कर दिया है या कुछ हो गया, तब उन्हें ये सब नहीं मिलेगा। सो हमने बात कर दी कि जो उनकी स्पाउस होगी, कहाँ गया, जो उनकी स्पाउस होगी उन्हें SPOUS स्पाउस जो होगी, मतलब अगर डेथ हो गई है उनकी, तो स्पाउस को पेमेंट जो भी है की जाएगी, अगर वो सिटिंग में, मतलब अगर उनने अपनी सीट पे रिजाइन ना दिया हो और वो प्रेसिडेंट हो तब उनकी डेथ हुई है तो। और अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है, क्योंकि थोड़ा एक इमरजेंसी था, कुछ काम आ गया। तो पार्ट जो सेकंड होगी प्रेसिडेंट के, वो मैं अगली वीडियो में कराता हूँ, अगले दिन या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पार्ट 2 प्रेसिडेंट का डालूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद और मुस्कुराते रहिए।